सो आज की वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली ये जेई एडवांस्ड 2016 का क्वेश्चन है और मतलब काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेशली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जैसा आपको बताया जाता है कि आपको हर चीज़ों के फॉर्मूले याद होने चाहिए कि सुबह उठो एक बार सारी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करो। एलिप्स पे ये है तो एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, डायरेक्टर सर्कल याद होना चाहिए। ठीक है, डायमीटर की इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला जैसी तमाम फालतू चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और उसके बाद आपसे बोला जाता है कि अगर जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस आपको क्रैक करने हैं तो आपको ये सब प्रॉपर्टीज़, ये सब फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ है। आप एक बार मेरे साथ थोड़ी देर 15-20 मिनट यहाँ पर रुको, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि आपको अगर कोई भी फॉर्मूले याद नहीं है, मतलब बेसिकली अगर आपको एलिप्स के बारे में, इलिप्स की बेसिक बच्चों वाली इन्फॉर्मेशन है, जैसे इलिप्स का डायग्राम बनाना आपको आता है, आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, आपको इसेंट्रिसिटी, फोकस जो बेसिक अपन बोर्ड लेवल में कवर करते हैं, अगर वो चीज़ें आपको आती हैं तो इवन आप जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी बहुत ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उसके बावजूद भी आपको रोकती है एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने से तो वो है कि मिक्स कॉन्सेप्ट। जैसे इसी वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऑर्थो सेंटर आपसे पूछा गया है, किसी ट्राइंगल का, कोई ट्राइंगल बन रहा होगा अभी देखेंगे, पर आपको ऑर्थो सेंटर पूछा गया है। अब किसी बच्चे की ऑर्थो सेंटर में पकड़ कमजोर होगी, उसको पता नहीं होगा कि ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये चीज़ अगर पता नहीं होगी तो वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को स्किप करेगा। और उसके बाद वाले में तो रेशियो पूछा है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटर का, तो उसकी तरफ तो वो खैर जाने ही नहीं चाहेगा। खैर हम अपन ये चीज़ें डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, अपन ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन जेई मेंस या फिर जेई एडवांस्ड में आते हैं तो अपन उसको बिन किसी एक्सट्रीम नॉलेज के, आपके पास कोई तगड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी भी आपसे कोऑर्डिनेट पढ़ाते समय ये नहीं कहा कि आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 10 साल पढ़ाने के बाद उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स पे हों। कुछ फॉर्मूले उसके दिमाग से भी स्किप आउट हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल ही 2-3 महीना कोऑर्डिनेट पढ़ के कैसे सारे के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो। पर हाँ, जो अपन बेसिक इस क्वेश्चन में लगाएंगे, जैसे आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, आपको स्ट्रेट लाइन पे बेसिकली पकड़ आपकी एक तरीके से मजबूत होनी चाहिए। आपको जैसे टेंजेंट का स्लोप निकालना आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप -1 होता है। आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट और लाइन का जब इंटरसेक्शन होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन, उसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल का स्लोप निकालना आना चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें अपन स्ट्रेट लाइन में करते हैं 10th 11th में, ये वाली चीज़ अगर आपको आती है तो बाकी आप किसी भी कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, उसका डायरेक्टर सर्कल, उसकी डायमीटर की इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ही आसानी से लिख सकते हो। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में फोकस करते हैं और इसके बाद आप जितने भी जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर या फिर जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो टेंजेंट और नॉर्मल के बेस, कुछ इसी टैक्टिक्स से आप उस क्वेश्चन को भी अटैम्प्ट करना। आई होप कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बन जाएंगे। बस इस वीडियो के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है जिसका काम दारोमदार आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर अपन को एक इलिप्स दे रखा है x² / 9 + y² / 8 = 1। सबसे पहले तो इस इलिप्स के बारे में अपन थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इलिप्स की थोड़ी बहुत जानकारी निकालना शुरू करते हैं। ये अपने पास एलिप्स दे रखा है x² / 9 प्लस यहाँ पर दे रखा है y² / 8 = 1। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो मेरे पास a² है वो मेरे पास 9 है और मेरे पास जो b² की वैल्यू है वो मेरे पास 8 है। तो यहाँ से अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो a है वो b से बड़ा है। और अपन को ये भी पता है कि अगर a b से बड़ा होता है तो अपने पास जो एलिप्स बनता है वो कौन सा एलिप्स होता है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। ठीक है, ये सब बच्चों को पता है। अब बारी आती है कि ये तो अपन ने डिसाइड कर लिया कि ये अपने पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। कौन सा एलिप्स होगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। ये सब आप सबको पता लग गया होगा। ठीक है, ये अपने पास क्या होगा? हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो फटाक से इसकी क्या कर देते हैं, इसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन ने देखा कुछ फोकस वगैरह की अपन से बात करी है। तो इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जो अपने पास पॉकेट इक्वेशन होती है एलिप्स की, दैट इज b² = a² × 1 - e², ये आपको याद होनी चाहिए। b² कितना है? b² है 8/9 = यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 1 - e²। और फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी √1/9। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 1/3, जो कि परफेक्ट लग भी रही है, क्योंकि इलिप्स के केस में जब भी अपन बात करते हैं तो उसमें इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। आपने बेसिक कोनिक के डेफिनेशन में भी ये चीज़ें क्या करी होंगी, पढ़ी होंगी। तो ये तो अपने पास क्या आ गई, इस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आ गई। अब बात करते हैं इस इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं इस इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में +-ae, 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने आ जाएंगे? +-3 × 1/3, 0, क्योंकि a मेरे पास a² अगर 9 है तो a 3 होगा, b² अगर 8 है तो b कितना होगा? 2√2 होगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट जो
जो मेरे पास आ गए हैं बच्चों वो कितने आ गए हैं, +-1,0 आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमसे बोला है लेट f1 जो है वो पहला फोकस है x1,0 जहाँ पर x1 नेगेटिव है। अच्छा, मतलब अपन यहाँ से f1 f2 भी निकाल सकते हैं, उससे थोड़ा सा अपन को घुमा के यहाँ पर बता रखा है। उसने बोला है कि f1 जो फोकस के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1,0 है और x1 नेगेटिव है, तो इसमें से -1 वाला पार्ट उठा लो और f1 की जगह पेस्ट कर दो, तो -1,0। तो बचा हुआ f2 क्या आ जाएगा, बचा हुआ f2 आ जाएगा अपने पास x2,0, जहाँ पर x2 क्या है भैया, x2 है पॉजिटिव, तो +1,0। तो ये अपने पास फोकस आ गया। ठीक है, ये एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एट फोकस एट f2 इंटरसेक्ट द एलिप्स एट फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हमें उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये अपने पास है फोकस नंबर 2 f1,0। ये जो फोकस है ये एक पैराबोला का भी फोकस है। अगर ये किसी पैराबोला का फोकस है तो यानी कि उस पैराबोला की ए की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो आप ये बता सकते हो कि वो पैराबोला राइटवर्ड ओपनिंग होगा, क्योंकि भैया फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो पैराबोला है वो राइटवर्ड ओपन हो रहा होगा, कुछ इस तरीके का पैराबोला हो रहा होगा मेरे पास। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, y² = 4ax। अब चूंकि a 1 है तो यहाँ पर पैराबोला की जो इक्वेशन निकल के आ जाएगी मेरे पास, वो कितने निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी y² = 4x। अब इसके आगे की कहानी समझो, इसके आगे की कहानी समझो, ध्यान से समझो। ऑर्थो सेंटर से डरना नहीं है, आज अगर ऑर्थो सेंटर से भी डर लगता है तो उस चीज़ को भी अपन खत्म करके जाएंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, अपन बेसिकली एक छोटा सा एलिप्स बना लेते हैं और छोटा सा पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, ये 2016 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, अगर किसी को ना पता हो, ये आम पैराग्राफ नहीं है, ये उस साल के जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जिस साल का पेपर सबसे टफेस्ट क्लेम करा गया है। ठीक है, तो ये मैं सोचना कि मैं कोई सा भी छोटा मोटा क्वेश्चन उठा के ला गया हूँ और यहाँ पर आपको उसको रटवा रहा हूँ या फिर आपको छाप रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो अपने पास एलिप्स बन गया। एलिप्स की इक्वेशन क्या है बच्चों, अपने पास एलिप्स की इक्वेशन है x² / 9 + y² / 8 = 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। अभी तक तो हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ करी नहीं होगी जो आपको पता नहीं होगी, अपन ने वो सारी बेसिक चीज़ें यूज़ करी है जो हर बच्चे को पता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास बन रहा है एक अपना पैराबोला, तो कुछ इस तरीके का मैं क्या बना देता हूँ, पैराबोला बना देता हूँ। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि पैराबोला जो है, ये पैराबोला की इक्वेशन भी अपन को मालूम है, ये पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x। यहाँ पर है अपने पास फोकस नंबर f2। ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ये +1,0 उसने पॉजिटिव फोकस को f2 बोल रखा है, नेगेटिव फोकस को f1 बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर f2 मेरा पास फोकस है और f1 जो फोकस है वो यहाँ पर है और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास -1,0। अब वो बोल रहा है कि ये पैराबोला जो है वो एलिप्स को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है m और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कर रहा है तो वो पॉइंट है n। तो अब मेरे को ये बताओ कि दो कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब वो एक दूसरे की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। अगर मेरे को m और n पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं तो क्या मैं इन दोनों कर्वों का आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूँ? ध्यान से समझो, जब भी दो कर्व आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये कर्व ये हैं x² / 9 + y² / 8 = 1 और एक पैराबोला है y² = 4x। अब भैया ये दोनों आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके मैं xy निकालूंगा तो वो xy जो है इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि आपस में ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y² की जगह 4x ऊपर डाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा x² / 9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा y² = 4x आ गया ना, तो सॉरी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4x / 8 = 1। तो यहाँ पर कितना आ गया, x² / 9 प्लस x/2 = 1। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x² प्लस 9x माइनस का 18 = 0। अब बस आपको छोटा मोटा सा फैक्टराइज करना है तो 2x² प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +12x माइनस का 3x माइनस का 18 = 0। तो 2 कॉमन निकालोगे तो 2 टाइम्स ऑफ x + 6 माइनस 3 कॉमन निकालोगे तो x + 6 यहाँ से भी आ जाएगा = 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं बच्चों, एक आ रही है प्लस का 3/2 और एक आ रही है मेरे पास माइनस का 6। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो माइनस का 6 है ये तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले ले या फोर्थ क्वाड्रेंट को ले लो आप, आपके पास x वाला पार्ट तो कभी नेगेटिव रहता ही नहीं है, वो तो सेकंड और थर्ड में रहता है ना। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x एक्सिस का पार्ट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x एक्सिस का पार्ट पॉजिटिव है। तो ये जो -6 वाली वैल्यू जनरेट हो रही है ये बेसिकली एक फेक वैल्यू है, ये ट्रॉमा है एक, ये -6 को आपको नेग्लेक्ट करना है। मतलब मेरे पास m का x कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 3/2 और सेम मेरे पास n का भी x कोऑर्डिनेट आ गया दैट इज 3/2। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, अरे भैया y² = 4x में x की जगह पुट कर दो ना। यहाँ पर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा y² = 4 × x के कितना आ जाएगा 3/2, तो 2 2 4। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई प्लस का √6 और एक वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का √6। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप सबको। तो मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस चीज़ की मेरे को दरकार थी वो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास आ गया कितना 3/2 √6
और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास कितना आ गया, 3/2 कॉमा माइनस का √6। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाले भाई साहब ने बोला है कि इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास। कौन से वाले पॉइंट को मिला के, इन तीनों पॉइंट को मिला के ये, और F1 को मैंने मिला दिया है N से, और M और N को भी मैंने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया है। इन तीनों पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। अब आपसे पूछा है कि भैया मेरे को इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकाल के बता दो। अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके सामने ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर की आपको अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो आओ इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जब भी अपन से निकालने को बोले ऑर्थो सेंटर, आपको क्या करना है, ऑर्थो सेंटर होता है मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। अब ये ऑल्टीट्यूड्स क्या होती हैं, ऑल्टीट्यूड्स बेसिकली आप ट्राइंगल की किसी भी साइड लो, उस पर एक वर्टिसिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉप करी है ट्राइंगल की दूसरी साइड पे, वो परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास क्या होती है, ऑल्टीट्यूड्स होती है, या फिर उसको आप ऑल्टीट्यूड कहते हो। तो आपको क्या करना है, एक वर्टिसिस से पास होने वाली एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखनी है, दूसरी वर्टिसिस से पास होने वाली दूसरी ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन लिखनी है। उन दोनों ऑल्टीट्यूड्स को आपस में अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो आपके पास ऑर्थो सेंटर निकल के आ जाएगा ट्राइंगल का। ठीक है, ये आपके पास होता है ऑल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला या फिर ऑर्थो सेंटर निकालने की टैक्टिक्स। अब अपन बात करते हैं कि यहां पर अपन को ऑल्टीट्यूड कैसे निकाली जाए। तो अगर आप इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखोगे तो इस साइड पर परपेंडिकुलर मेरे को दिख रहा है, मतलब अगर मैं बात करूं इस वाली साइड की, बेसिकली जिसको मैं ऐसे काट रहा हूं, इस वाली साइड की बात करूं, तो यहां पर ये वाली जो लाइन है ये मेरे पास इस पर परपेंडिकुलर है। एक तरीके से ये लाइन कौन सी है, एक्स एक्सेस, यानी कि मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = 0। तो एक ऑल्टीट्यूड तो मेरे पास निकल के आ गई y = 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है किस पे, इस वाली लाइन पे, तो एक ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन तो निकल के आ गई। अब मान लो मेरे को एक और ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है, तो किसी भी इस वर्टिसिस को पकड़ो और यहां पर आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इस वर्टिसिस को पकड़ के इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब मेरे को इस वाली ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन चाहिए। अब वो कैसे निकलेगी भैया, वो निकलेगी, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए जहां से वो लाइन पास कर रही है, और उस लाइन का स्लोप चाहिए। पॉइंट की दरकार है, तो पॉइंट तो मेरे पास है, एम वाला पॉइंट मेरे पास है जहां से लाइन पास कर रही है। अब दरकार है तो स्लोप की, स्लोप कैसे निकलेगा, तो अगर इस पॉइंट को मैं मान लो, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ MC पॉइंट का मेरे को अगर स्लोप निकालना है तो सबसे पहले मेरे को F1N पॉइंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो वो लाइन जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो वहां से मैं MC लाइन का स्लोप निकालूंगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, मैं F1N लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ लाइन किसका, F1N। तो वो कितना आ जाएगा, बेसिकली F1 के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो है -1, 0, और N के जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास कितने, 3/2 माइनस का √6। तो y2 - y1 मतलब माइनस का √6 अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास 3/2 प्लस का 1, तो ये निकल के आ गया मेरे पास कितना, 2√6/5। यही मेरे पास आ गया F1 लाइन का स्लोप। तो अब मेरे को स्लोप निकालना है M किसका, MC लाइन का स्लोप निकालना है। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 5/2 √6। ये मेरे पास इस लाइन का स्लोप निकल के आ गया। सही आ रहा है ना, एक बार चेक कर लो, ठीक है, सही निकल के आ रहा है। मतलब मेरे पास MC लाइन का स्लोप आ गया, और MC लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, वो मेरे पास पॉइंट भी मेरे को गिवन है। ये जो MC लाइन है ना, ये मेरे पास बेसिकली पास कर रही है इस वाले पॉइंट से, 3/2 √6 वाले पॉइंट से पास कर रही है। तो सेटिस्फाई करवा दो ना, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, y - y1 = M कितना है, 5/2 √6 इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x - x1। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कितना, y - y1 कितना है, y1 है मेरे पास √6 = 5 - 2 √6 इंटू x - x1 कितना है, 3/2। तो ये मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई, और दूसरी लाइन की इक्वेशन तो अपने पहले से निकाल रखी थी। कौन सी थी वो लाइन, वो थी मेरे पास x y = 0। तो दोनों को सॉल्व कर दो, आपके पास ऑर्थो सेंटर निकल के आ जाएगा। y = 0 इस पर डाल दो, आपके पास ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट तो आपको डायग्राम से भी लग रहा है 0 है, और वैसे भी y = 0 वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 0 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -12/5 आ जाएगा शायद, 6 × 2 12 = यहाँ पर आ जाएगा x - 3/2। तो यहाँ से अगर अपन x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/5 प्लस का 3/2, या फिर 3/2 - 12/5। तो LCM लोगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 15 माइनस का 24, तो ये आ गया मेरे पास बेसिकली -9/10, और y x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो -9/10, 0 विल बी योर आंसर। ये है पहले पार्ट का आंसर। ठीक है, कुछ ज़्यादा अपन ने सॉल्व नहीं करा, अपन ने बेसिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ करा। और आगे से कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको ऑर्थो सेंटर किस तरीके से निकालना है। ऑर्थो सेंटर जो होता है अपने पास वो बेसिकली होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या, ऑल्टीट्यूड्स। ध्यान से समझना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है मेरे पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। बस आपको ऑल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है। अब फटाक से सेकंड पार्ट में आ जाओ, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आपके पास लेंदी जैसा दिख रहा है मेरे को। अब क्या बोल रहा है, सेम डायग्राम है,
सेम डायग्राम बनाते हैं पहले से यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर बनाएंगे तो काफ़ी खचाड़ा हो जाएगा, तो मैं चाहता नहीं कि थोड़ा सा बर्बाद हो जाए। अभी तक तो अपने सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रखा है, जो कि आपको होना भी चाहिए। मतलब एलिप्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब एलिप्स में हो, पैराबोला में हो, किसी भी केस में हो, आपको सारी की सारी बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर वही बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप मतलब कोई सा भी क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये मेरे पास इस केस में एलिप्स है और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ अपना पैराबोला, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का मेरे पास बन गया पैराबोला, और ये इंटरसेक्ट कर रहा था एक पॉइंट एम और एक पॉइंट एन पे मेरे पास इंटरसेक्ट कर रहा था। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला है मेरे से कि इफ़ द टेंजेंट्स टू द एलिप्स एट एम एंड एंड मीट एट आर। सबसे पहले तो अपन एम और एन पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं और उसको आर पॉइंट पे मीट करवाते हैं। ठीक है, एम और एन पे अगर अपन टेंजेंट डालें, ध्यान से देखना, यहाँ पर एम वाला पॉइंट है तो इस एम वाले पॉइंट पे मैं कुछ इस तरीके से टेंजेंट डाल दे रहा हूँ और इसको आर पे मीट करवा रहा हूँ। एक मिनट, टेंजेंट जैसी लग नहीं रही, खैर एक मिनट, इसको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, रोटेट करवा देते हैं। हम्म, अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी मेरे पास क्या है, टेंजेंट जैसी लग रही है। मतलब समझ में आ गया ना, टेंजेंट है तो मतलब इस पॉइंट को वो क्या करेगी, टच कर रही होगी। और वैसे ही अगर अपन यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि एन पॉइंट पे भी आप क्या कर सकते हो, एक टेंजेंट डाल सकते हो, तो बढ़िया हो गया। ठीक है, मतलब और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पे। और अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो ये आर वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कुछ भी हो जाए मेरे को आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं सबसे पहले। तो कैसे निकालूंगा, उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। अब उसके लिए आपको फर्दर कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये टेंजेंट किस पे है, इलिप्स पे है। इलिप्स की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, इलिप्स की इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9। एक मिनट, इसको नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इलिप्स की इक्वेशन थी मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस यहाँ पर था मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल्स टू 1। अब मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, तो मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आती, पर मेरे को ये चीज़ पता है कि टेंजेंट एक मेरे पास क्या है, लाइन है। और अगर मेरे पास टेंजेंट एक लाइन है तो उसकी इक्वेशन में इस चीज़ से लिख सकता हूँ, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से आएगा, वो आएगा जिस कर्व पे टेंजेंट है उस कर्व का स्लोप निकाल के। तो इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x अपॉन 9 प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2y वाई डैश अपॉन 8 इक्वल्स टू 1, सॉरी इक्वल्स टू 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2y वाई डैश अपॉन 8 इक्वल टू माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2x अपॉन 9। तो अगर मैं यहाँ से वाई डैश की वैल्यू निकालूँ तो वाई डैश कितना निकल के आ जाएगा, वाई डैश निकल के आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, सॉरी 2y वाई डैश अपॉन 8। तो वैसे इसको काट सकते हो आप, 2 4 जा 8 टाइम्स काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2/9 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8x अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 9y आ जाएगा। तो अगर 4 को तरफ हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8x अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास कितना, 9 टाइम्स ऑफ y। तो ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये x कॉमा वाई की जगह क्या पुट करना है, एक्स कॉमा वाई बेसिकली वो कोऑर्डिनेट है जहाँ पर मेरे पास टेंजेंट क्या कर रही है, पास कर रही है। और टेंजेंट कौन से पॉइंट से पास कर रही है, आपने इलिप्स पे कहाँ पर टेंजेंट डाली, आपने इलिप्स पे टेंजेंट डाली पॉइंट एम पे। और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट कितने निकाले थे अपन ने पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट निकाले थे 3/2 कॉमा अंडर रूट ऑफ 6। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट इस पर डालने हैं 3/2 कॉमा अंडर रूट ऑफ 6। तो ये पॉइंट डालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -8 इंटू 3/2 अपॉन नीचे आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 6। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 अपॉन 9, या फिर माइनस का 4 अपॉन 3, माइनस का 4 अपॉन 3 अंडर रूट 6। तो ये मेरे पास आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास आ गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो लाइन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, बेसिकली इसी से आएगी। और कहाँ से पास कर रही है, सेम इसी वाले पॉइंट से पास कर रही है 3/2 कॉमा रूट 6। तो y माइनस वाई वन यानी कि y माइनस रूट 6 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा मेरे पास माइनस का 4 अपॉन 3 अंडर रूट 6 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन कितना है, वही 3/2, क्योंकि 3/2 को मैं रूट 6 से पास कर रही है। अब एक चीज़ देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन जो है, अगर मेरे को आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, सॉरी इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस वाली इक्वेशन में इसके वाई कोऑर्डिनेट को पुट कर दो 0। तो इसके वाई कोऑर्डिनेट को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपके पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 18, और सॉरी माइनस के माइनस कैंसिल, तो 18/4 या फिर 9/2 बन जाएगा। और 9/2 प्लस 3/2 मेरे पास कितना बन जाएगा, 12/2। और यहाँ से इसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। मतलब ये जो टेंजेंट्स हैं ये बेसिकली किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बेसिकली 6,0 वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या हुआ मेरे पास आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है, ध्यान से समझना, उसके बाद बोल रहा है कि एक और
पैराबोला के ऊपर नॉर्मल खींच रहा है और वो एक्स एक्सिस को क्यू पॉइंट पर मीट कर रहा है। यहाँ पर पैराबोला है, तो पैराबोला पे नॉर्मल आप कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले आपको पैराबोला पे एक छोटी सी टेंजेंट ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वही मेरे पास क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पैराबोला पे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, ये मेरे पास क्या है? नॉर्मल है। तो ये मेरे पास पैराबोला पे नॉर्मल है, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब मेरे को निकालना है, तभी जाके मैं क्या कर सकता हूँ? इस एम क्यू आर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो अब बारी आती है नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखी जाए। ध्यान से देखना, मेरे को ये पता है कि मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन क्या है, बिल्कुल पता है। पैराबोला की इक्वेशन है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सेम नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, तो अगर नॉर्मल भी एक लाइन ही है तो उसकी इक्वेशन भी तो ऐसी लिखूंगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x माइनस एक्स वन। अब नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा? पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो, फिर वही टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो m1 वन इंटू एम टू माइनस वन करो, तो वहाँ से नॉर्मल का स्लोप निकल के मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2y वाई डैश इक्वल टू 4, तो y डैश इक्वल टू मेरे पास निकल के आ गया 4/2y। तो या फिर 2 × 4 आप कैंसिल भी कर सकते हो, और y मतलब वो पॉइंट जहाँ पर टेंजेंट आपकी पास कर रही है। किस पॉइंट पर आप टेंजेंट डालो? 3/2, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना है? √6, तो ये आ जाएगा 2/√6। तो इसका नॉर्मल का, ये बेसिकली टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास आ जाएगा -√6/2, क्योंकि m1 इंटू एम टू कितना है? -1 है। ठीक है, m1 इंटू एम वन मेरे पास कितना है? -1 है। तो अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसकी इक्वेशन लिखते हैं y माइनस वाई वन कितना है? √6 इज इक्वल टू m कितना आ गया? m आ गया मेरे पास -√6/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है? 3/2। तो वही सेम क्यू पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा? y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो -√6 से -√6 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3/2 इज इक्वल टू एक्स। तो x कितना आ गया मेरे पास? x आ गया बेसिकली मेरे पास 7/2। तो यानी कि मेरे पास q वाला पॉइंट भी निकल के आ गया कितना? 7/2, 0। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल एम क्यू आर निकालना है। अब वो बच्चों का खेल है, मेरे को इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बताओ कितना आ जाएगा? इसकी हाइट कितनी है? √6 ही है। अरे यार ये देखो, ये वाली हाइट की बात कर रहा हूँ, ये वाली हाइट कितनी है? √6 ही तो है ना। तो √6 अगर इसकी हाइट है तो इसका कितना आ जाएगा एरिया? ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास 7/2, ध्यान से समझना। और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है मेरे पास 6। तो 7/2 -6 करूँगा तो ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस अगर मेरे को निकालना है तो 7/2 -6 ही करना पड़ेगा ना, ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो हाफ इंटू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 7/2 माइनस का 6, सॉरी 6 माइनस 7/2, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो 6 माइनस का 7/2 इंटू हाइट कितनी है? √6। तो कितनी निकल के आ गया इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल? देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास निकल के आ गया बेसिकली कितना? ये 12 - 7 5/2, यानी कि 5√6/8, या फिर कितना लिख सकते हैं अपन? इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6 × 12, 12 - 7, यहाँ पर आ गया मेरे पास 5/2 इंटू √6, हाँ सॉरी 5√6/4 जो आ गया वो मेरे पास निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब भाई साहब बात कर रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। क्वाड्रिलेटर कितना बन रहा है? MF1 NF2। लो भाई, एक क्वाड्रिलेटरल भी आपके पास बन रहा है। क्वाड्रिलेटर कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ पर एक फोकस अपने पास F1 था, अपन ने उसी चीज़ की बात करी थी, एक F1 था और एक यहाँ पर था अपने पास F2। तो M को पहले ज्वाइन करना है आपको F1 से। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी और आ जाए। तो MF1 और MF1 NF1, और ये इससे ज्वाइन कराना है और ये ज्वाइन कराना है, इससे ज्वाइन कराना है। तो ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। बेसिकली क्वाड्रिलेटर तो नहीं है, बेसिकली ये तो ट्राइंगल पे आपको डिवाइड करता हुआ दिख रहा है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। तो अगर एक भी ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं और उसको डबल कर दूं तो वही सेम आपके पास क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है? सेम आपको लग रही होगी, इस ट्राइंगल की हाइट भी √6 ही है। इस वाले ट्राइंगल की हाइट की बात करूँ तो ये इस ट्राइंगल की हाइट कितनी दिख रही है आपको? √6 ही दिख रही है। और बेस कितना है बताओ? F1 के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास -1, 0, F2 के कोऑर्डिनेट थे मेरे पास +1, 0, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे यार ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी 1 हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? एक ट्राइंगल का एरिया आ गया हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज √6। दो ट्राइंगल के एरिया के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? ये आ गया बेसिकली मेरे पास 2√6 क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा था? 5√6 डिवाइडेड बाई 4। तो रेशियो कितना आ गया? रेशियो आ गया मेरे पास 5√6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2√6 डिवाइडेड बाई 1। √6 कैंसिल, तो आंसर निकल के आ गया मेरे पास 5:8। समझ में आई?
तो अपन क्या है, अपन ने सारा जो क्वेश्चन है पूरा वो बेसिकली करा है बेसिक कॉन्सेप्ट से। अपन ने एक बिल्कुल भी टेंजेंट की इक्वेशन याद नहीं करी थी। अपन को ये पता है कि भैया टेंजेंट अपने पास अल्टीमेटली एक लाइन है, तो अगर एक लाइन है तो अपन को लाइन की इक्वेशन लिखनी आती है। अपन को टेंजेंट का स्लोप निकालना आता है, तो अपन को स्लोप को पुट करना है, वो पॉइंट पुट करना है जहाँ पर से टेंजेंट पास कर रही है। और अगर एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट उसका जीरो कर दो, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आ जाएगा। तो सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले यूज़ करके भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये कोई छोटे मोटे नहीं है, बेसिकली जेईई एडवांस 2016 का ही क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द हार्डेस्ट पेपर आपके पास क्लेम करा गया था। तो किसी भी साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो, आप किसी भी साल के क्वेश्चन कर लो, इजीली आप किसी भी साल के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हो। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आपको याद में होनी चाहिए। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं उस टॉपिक की वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।